I welcome you all in my YouTube channel परियार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि हर बच्चे को इसमें कही भी बात आसानी से समझ में आ जाए। If you have missed my previous videos, don't worry, in the description I will share my channel playlist link where you will find all my videos in one place. And don't forget to subscribe my channel for all latest updates. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस साल ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं उसके बारे में, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल में। डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। उसके बाद जो रोल है पब्लिक सेक्टर का, वो किस तरीके से बदला है, पहले क्या रोल था और अब क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए पब्लिक सेक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी चीज़ें फिर इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले ये स्टार्ट होता है एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल अनीता एक स्टूडेंट के बारे में है जो क्लास 11th में है, और वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे कुछ टर्म्स ऐसी नज़र आई उसमें, जिन टर्म्स को उसने पहले नहीं सुना था, और बार बार जब सुना उसके बारे में, तो जब वो लाइब्रेरी गई और उसने उनके बारे में पढ़ा तो उसको ज़्यादा बातें क्लियर हुई। तो जो टर्म्स उसने पढ़ी थी वो टर्म्स थी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है वो क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या चीज़ें होती हैं, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें जो उसने आसपास वो देखती थी कंपनीज के बारे में, कि कौन सी कंपनी कौन सी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, या पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्या होती है। तो इतनी सारी कंपनीज के नाम उसने सुने थे, इतने सारे चीज़ों के नाम उसने सुने थे, तो वो पढ़ने के बाद उसे क्लियर हुआ कि ये सब चीज़ें क्या हैं। और हम इस चैप्टर को पढ़ के क्लियर करेंगे कि क्या आखिर में पब्लिक सेक्टर होता है और क्या आखिर में प्राइवेट सेक्टर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस का मतलब होता है कि सेल और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल, परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ प्रॉफिट, ये सब क्या होता है, बिजनेस होता है। तो इससे पहले चैप्टर जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा हमने हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा। तो ये सारे के सारे कौन से टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, प्राइवेट। प्राइवेट क्यों थे? क्योंकि कहीं से कहीं तक इनमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कम से कम या बिल्कुल ही भी नहीं था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो तो काम कर ही रही हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, सेल परचेज हो रहा है। और जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी अपना एक काम किया कि वो भी चाहते थे कि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, और इसीलिए उन्होंने भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जो पब्लिक से सीधे सीधे डील करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किया जाता है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं पब्लिक जो सेक्टर की कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पढ़ी थी, ये बिल्कुल उससे अलग है। वो कंपनीज थी
और यहाँ पे हम सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का नहीं है और उसमें इंडिविजुअल लोग जो है काम करते हैं, तो वो जो होता है वो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पर भी जो, जैसे प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है यहाँ पे। और ये जो भी प्रॉफिट होता है ये सब गवर्नमेंट की इनकम बनती है, और फिर गवर्नमेंट इसी इनकम से और बाकी जो टैक्सेस से इनकम आता है उसका यूज़ जो है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में करती है। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर। तो देखो जो पब्लिक सेक्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पे हम देखें इस चार्ट को, तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, और इंडियन इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड है। यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी है, जहाँ से भी अर्निंग के सोर्सेज हैं, पैसे अर्निंग के सोर्सेज हैं, वो दो ही टाइप के सोर्स हैं, एक है पब्लिक सेक्टर सोर्सेज और एक है प्राइवेट सेक्टर सोर्सेज। प्राइवेट सेक्टर के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर के सोर्सेज, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो पहला आता है इसके अंदर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और तीसरा आता है गवर्नमेंट कंपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसका मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहा है, और ये डिपार्टमेंट कौन सा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो होता क्या है कि जिस तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, और भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, हम जानते हैं इनके बारे में कि इनके मिनिस्टर कौन कौन है। तो इन मिनिस्ट्रीज के अंदर में कुछ डिपार्टमेंट बने होते हैं, और वही डिपार्टमेंट जो होते हैं वही कहे जाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि वो मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले हम, तो हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होता है, यानी रेलवे मिनिस्ट्री होता है, और रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में जो डिपार्टमेंट होता है उसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में काम करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, उसके अंदर में जो डिपार्टमेंट है वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो सब आते हैं उसके अंदर में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। तो इसकी वर्किंग और क्या क्या फीचर हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं, ये मैंने बताया आपको मिनिस्ट्री के अंडर में बनते हैं, और जो भी इसमें लोग काम करने वाले होते हैं उन सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। और ये जो अंडरटेकिंग्स होते हैं ये या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हम जानते हैं जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर में सरकार है, और स्टेट का मतलब जो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में सरकार है। तो ये होता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब उसके कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो ऐसे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनमें जो पैसा होता है, जो फंडिंग होती है, ये प्रॉपरली जो बजट पेश किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर में हर साल में, उस बजट के अंदर में इसके लिए, ऐसी अंडरटेकिंग्स के लिए फंड एलोकेट होता है, यानी फंड दिया जाता है इनको डेवलप होने के लिए। और जो भी ये पैसा अर्न करती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रेलवेज की तरफ से जो पैसा आता है, या पोस्ट ऑफिस जो काम करके पैसा कमाती है, ये सारा पैसा जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है, यानी गवर्नमेंट का खजाना है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। दूसरा है क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस उससे जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो इनका ऑडिट जो है हर साल किया जाता है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि ये सही तरीके से काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तभी आप देखोगे कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। अगर आप कभी रेलवेज में जाओगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि वो भी हर दिन का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते हैं, ताकि जब बाद में ऑडिटिंग हो, चेकिंग हो, तो उसके कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए।
फिर जो एम्प्लॉई हैं ऐसे इंटरप्राइजेस के, ये गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। और जो इनकी रिक्रूटमेंट है, यानी कि इनको जो भर्ती किया जाता है ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो उसमें जो गवर्नमेंट के नाम पे ही सीधे इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। यानी सरकारी जो नौकरियां जिनको कहते हैं वो इसके अंदर में आता है। और इसको जो कंट्रोल करते हैं, आईएएस कंट्रोल करते हैं इनको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो आईएएस होते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस बनते हैं, वो लोग ऐसे डिपार्टमेंट को रेगुलेट कंट्रोल करते हैं। और ये जनरली कंसिडर किया जाता है कि जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सीधे के सीधे मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आएगा। ये हमें पहले ही बात कर चुके हैं इसके अंदर में। और अगर किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है ऐसे डिपार्टमेंट, तो सीधे मिनिस्ट्री के ऊपर नाम आता है कि उस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, फिर उस मिनिस्ट्री को अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ता है। तो यानी कि ये डायरेक्ट अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के। अगर पब्लिक खुश नहीं है ऐसे डिपार्टमेंट से, तो उसके मिनिस्टर को बदल दिया जाता है। फिर आते हैं इसके मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स का मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। तो ये जो अंडरटेकिंग्स होते हैं, ये इनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि पब्लिक पूरी तरीके से खुश रहे इसके बारे में पूरी कोशिश की जाती है। और जो भी पैसा ये अर्न करते हैं, ये सारा गवर्नमेंट की इनकम कहलाता है। और जो नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें, जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पर पूरा भरोसा रखा जाता है, क्योंकि ये सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं। और सरकार जो है किसी भी तरीके का कंट्रोल इनके ऊपर आराम से कर सकती है। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो क्या क्या नुकसान हैं, तो ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हेड होता है, वो अपने आप से किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले पाता है, उसे मिनिस्टर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर में, जैसे कि ये जो इंटरप्राइजेस होते हैं, ये किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। यानी कि जैसे बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिना मिनिस्टर के अप्रूवल के किसी भी तरीके का अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर में टेपिज्म बहुत ज़्यादा होता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है, इतना ज़्यादा उसमें आपने देखा होगा जब आप कभी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं किसी काम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम के लिए जाते हैं, तो वो कहता है कि आप कल आना, परसों आना, फिर उसके बाद पता नहीं कितने दिनों बाद आना। क्योंकि ये सारा का सारा काम क्या होता है, प्रोसेस के थ्रू होता है। वो पहले नीचे से ऊपर की तरफ को बढ़ता रहता है, और जब जाके ऊपर में लास्ट में जाके वो पहुंचता है, तब जाके वहाँ पे उसमें साइन होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें लग जाता है। इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। उसके बाद क्या है, इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो राजनीति है बहुत ज़्यादा होती है ऐसे डिपार्टमेंट्स में। और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये ज़्यादातर अपने कंज्यूमर्स को अच्छी तरीके की सर्विस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये खुल के काम कर ही नहीं पाते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अब ये पब्लिक जो सेक्टर है उसका एक दूसरा पार्ट है। पहला हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा, और दूसरा आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये भी एक सरकारी ही की तरह हम इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो ये क्यों बनाया जाता है और ये है क्या? तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ऐसी कॉरपोरेशंस होती हैं जो बनाई जाती हैं जब उनकी स्पेशल नीड होती है। तो स्पेशल नीड जब होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर में बिल पास किया जाता है। और जब पार्लियामेंट के अंदर में बिल पास किया जाता है, तो जब बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। और उस एक्ट के थ्रू ऐसे जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है उनको बनाया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं। यानी कि ये मतलब पहले से बने किसी मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आते हैं। इनको पार्लियामेंट के अंदर में स्पेशल एक्ट पास करके इनको बनाया जाता है, क्योंकि एक स्पेशल नीड होती है इनकी।
और ताकि जो पब्लिक का भरोसा है वो भी जीता जा सके। फीचर्स की अगर बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो हैं वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाए जाते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है इनके अंदर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में आते हैं। स्टेट का मतलब हो गया कि जो भी गवर्नमेंट है उसके अंडर में आते हैं, जिस भी गवर्नमेंट के अंडर में ये हैं। अगर जैसे हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पार्लियामेंट के अंदर में बिल पास करके इस तरह की जो कॉरपोरेशन है उनको बना सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से उसके अंडर में आते हैं। और जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं ये कॉरपोरेट बॉडी होती है। कॉरपोरेट बॉडी का मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से बिजनेसेस करने के लिए ही बनाए गए हैं, और ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होते हैं, और ये अपने जो बोरोइंग्स हैं ये चाहे तो गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं या पब्लिक के थ्रू शेयर इशू करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। और जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं ये जिस तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ऑडिटिंग होती है, उनके सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, तो ऐसा इनके अंडर में नहीं होता है। और जो एम्प्लॉय होते हैं इस एंटरप्राइजेस की ये गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट्स उनको वैसे नहीं कहा जाता, लेकिन एक तरीके से ये होते भी हैं और एक तरीके से नहीं भी होते हैं। यानी कि इनको कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन ये एक्चुअल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। फिर अगर बात करते हैं इसके मेरिट्स की, तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके अंदर में। तो ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है सिर्फ ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी आप डीमेरिट में पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसमें इंटरफेयर करती है। यानी गवर्नमेंट ही इसको पूरी तरीके से चलाती है, उसी के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। और कहा यह जाता है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे जो उस एक्ट में उसके लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, और जो गवर्नमेंट होती है पूरी तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का जो फंड है वो चाहे तो गवर्नमेंट से इकट्ठा कर सकती है और चाहे तो बाहर से इकट्ठा कर सकती है। तो गवर्नमेंट इनके पैसों के ऊपर, इनके अर्निंग के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रखती है। ये इनका मेरिट बताया गया है यहाँ पे। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जितने भी इनका रूल्स रेगुलेशन है सब एक्ट में लिखा हुआ है, तो बाहर से किसी भी तरह का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे नहीं होता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि हमारी इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। बात करें लिमिटेशंस की, तो जिस तरीके से उसमें बताया गया था, मैंने बताया था आपको जो मेरिट इसमें बताए गए हैं ये सब इसके उल्टे जो हैं इसके डीमेरिट हैं। तो होता क्या है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का नाम आया है इसमें, तो गवर्नमेंट का नाम खराब होना नहीं चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट अगर ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो या तो इनको बंद कर दिया जाता है और या तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर में, और ये पब्लिक से जो डीलिंग करते हैं, क्योंकि ये ना ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट है और ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट हैं, तो बहुत सारा करप्शन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और जो गवर्नमेंट है वो इसमें अपॉइंट करती है, यानी कि इनके जो भी हेड होते हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जो जिनका नाम गवर्नमेंट में आ रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। और क्योंकि ये पैसा अपना अर्न करने के बाद अपने अकॉर्डिंग पैसे को खर्चा कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें प्राइवेट का भी जो चीज़ है वो देखने को मिलती है, लेकिन ये पूरी तरीके से ना ही प्राइवेट है और ना ही गवर्नमेंट है। तो इसके आगे की जो है चीज़ें उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।